Hello and namaskar दोस्तों, I welcome you all at Crack Grade B. Friends, we have covered historical perspective of workers participation management in India and type, forms and level of workers participation management. Now we will cover the very important topic of participation management in India. यानी कि इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि मॉडल्स ऑफ WPM इन इंडियन पर्सपेक्टिव. So there are various models which India have adopted. The first one is Works Committee, Joint Management Council, Joint Council and Shop Council, Unit Council, Plant Council, Workers Representative on the Board of the Management, Share Ownership Schemes. Additionally, we will also discuss Suggestion Scheme. Actually, Suggestion Scheme is common to various countries, so there is no any important feature which India have adopted जो दूसरी कंट्रीज से अलग हो. तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सजेशन स्कीम्स की. देखिए, सजेशन स्कीम इज नथिंग. सजेशन स्कीम्स में एक बॉक्स होता है जिसमें सजेशंस डाले जाते हैं और सजेशंस जो है वर्कर्स और एम्प्लॉयर की तरफ से जो लोग होते हैं किसी की तरफ से भी डाल दिए जाते हैं. उसके बाद जब ये सजेशन बॉक्स फुल हो जाता है या सजेशंस इकट्ठे हो जाते हैं तो एक कमेटी फॉर्म होती है जिसमें वर्कर्स और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ के लोग फॉर्म होते हैं, इकट्ठे होते हैं और उस कमेटी को कंस्टिट्यूट करते हैं. फिर कमेटी इसमें से जो सजेशन अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही यूनिक होता है, उस सजेशन को लेकर वो उसको इम्प्लीमेंट करती है, वो जिस फील्ड से रिलेटेड होता है. उसके बाद जिस वर्कर ने या जिस एम्प्लॉय ने उस सजेशन को दिया है उसको रिवार्ड दिया जाता है और उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है. देखिए, व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ दिस सजेशन स्कीम. द फर्स्ट इज सेटिस्फैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. आइडिया गिफ्ट, रिकॉग्निशंस, interim award certificate and cash award. Sometimes monetary awards भी सजेशन स्कीम्स में दिए जाते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सजेशन स्कीम का. अब सजेशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं. ये एक छोटी सी प्रोसेस है सजेशन स्कीम की. इसमें एक बॉक्स दिखाया गया है जो मैंने आपको ऊपर बताया. उस बॉक्स में लोग सजेशन देते हैं. उसके बाद ये सजेशन रिसीव हुए, उनकी लिस्टिंग की, स्क्रीनिंग किसने की? कमेटी ने. उसके बाद नॉन यूजफुल, सेमी यूजफुल और यूजफुल के पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया गया और इसको फिर फर्दर इवेल्युएट किया. फर्दर इवेल्युएट करने के बाद जो भी सजेशन बहुत अच्छा होता है उसको फिर इंप्लीमेंट कर लिया जाता है. कहां पर? जहां के लिए वो सजेशन दिया गया है. तो ये आपकी सजेशन स्कीम्स है. सजेशन स्कीम्स के देखिए, इसको इंटरनेशनल और नेशनल लेवल, दोनों लेवल पर गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया है. गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है. एट इंटरनेशनल लेवल ILO जो है, ILO प्रमोट करती है इस मैकेनिज्म को अंडर इस फैक्ट्री इंप्रूवमेंट प्रोग्राम. फैक्ट्री इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम है जिसमें वो सजेशन स्कीम्स को रिकॉग्नाइज करती है
और उस मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो उसमें एक डिपार्टमेंट है डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, जिसको हम बोलते हैं डीजी फासली। इस स्कीम को प्रमोट करती है और हर साल 28 लोगों को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करती है, यानी वीआरपी से सम्मानित करती है। इस स्कीम के तहत क्या होता है कि वर्कर सजेशन देते हैं और जो प्रोसेस मैंने आपको पहले बताई उसके थ्रू ये सजेशंस चेक किए जाते हैं। चेक होने के बाद ये रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को दी जाती हैं और डीजी फासली यानी कि डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट उसमें से अच्छे सजेशंस को चूज करके 28 लोगों को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। तो ये है आपका सजेशन स्कीम एट इंटरनेशनल और नेशनल लेवल। नाउ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं इंसान। इंसान क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सजेशन स्कीम एसोसिएशन। एक्चुअली क्या है, इट वॉज फाउंडेड अंडर द एजम्पशन ऑफ बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1987 में इसको फॉर्म किया था। और आज की डेट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके मेंबर्स कौन होते हैं। इसके मेंबर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है और आज की डेट में इसके 550 मेंबर्स हैं और इसके अपने खुद का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और खुद के रूल्स और रेगुलेशंस हैं। और ये सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी है। इसका काम क्या है कि सजेशन स्कीम को प्रमोट करना फॉर द एलिसिट कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत अच्छे सजेशन दिए गए हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करती है और ये उसको रिवार्ड भी देती है। तो इसका काम भी है, जो मैकेनिज्म है सजेशन स्कीम की, उसको प्रमोट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका सजेशन स्कीम्स। नाउ वी विल सी द कोर सब्जेक्ट जिस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, यानी कि जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड्स में कि कितने टाइप के मोड्स हैं, कितने टाइप के फॉर्म्स हैं जो इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, ये तो था आपका सजेशन स्कीम। सजेशन स्कीम्स में जितना मैंने कवर करना था कवर कर चुका हूं। अब हम देखेंगे वर्क्स कमेटी। Actually, in 1947, when the country was at nascent stage of its industrial development, much of the changes which have taken place in today industrial environment and the stress and stress associated therewith were unknown. So the distance of time, notwithstanding the anxiety and concern for taking the industrial workers into confidence. एक्चुअली उस समय क्या हुआ था, राइवलरीज जो थी वो वर्कर्स और मैनेजर के बीच में बहुत ज्यादा हो गई थी। और जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को, वर्कर्स और मैनेजर के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को पिक्चर में लाया गया तो उन्होंने अंडर सेक्शन 3 एक प्रोविजन दिया जिसमें 100 और मोर वर्कर्स हैं, वहां पर आपको वर्क्स कमेटी को फॉर्म करना जरूरी हो गया है। और ये जो वर्क्स कमेटी फॉर्म होंगी उसके पीछे का जो मेन पर्पस था, टू इवॉल्व वेज एंड मीन्स फॉर मेंटेनिंग कॉर्डियल एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट। नाउ व्हाट वर द फंक्शंस ऑफ दिस वर्क्स कमेटी? डिस्कशन ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क्स लाइक लाइटनिंग, वेंटिलेशन, सैनिटेशन, amenities, water supply for drinking purposes, provision of canteens, medical, safe working conditions और administration of welfare funds, educational and recreational activities। और इन्होंने थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स को भी इसमें इंक्लूड किया। बट इन्होंने वेज और बोनस को लेकर इन कमेटीज को कोई राइट्स नहीं दिए। देखिए, जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो इसमें आपको क्लियरली एक चीज दिखेगी कि वर्क्स कमेटी ये फेल क्यों हुई। जब इनको फॉर्म किया गया, इनको ये सारी पावर्स दे दी गई, इन सारे इश्यूज पर बात करने के लिए दे दिया गया, तो आगे इनके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे और फिर इसको फेल होने के बाद गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करना क्यों शुरू किया।
अब देखिए इसमें जो बात मैं भी आपसे कर रहा था पिछली स्लाइड में, वो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दी। एक्चुअली इन्होंने जो ये आइटम्स थे वो वर्क्स कमेटी की पहुंच से दूर रखे, जिसमें आपका वेज अलाउंसेस था, बोनस एंड प्रॉफिट शेयरिंग था, रेशनलाइजेशन मैटर कनेक्टेड विद द फिक्सेशन ऑफ वर्कलोड था, स्टैंडर्ड लेबर फोर्स, प्रोग्राम प्लानिंग डेवलपमेंट, रीट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ, विक्टिमाइजेशन फॉर ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट, रिटायर्ड बेनिफिट, इस पर कोई भी बात आप उस वर्क्स कमेटी के अंदर नहीं कर सकते थे। क्वांटम ऑफ लीव एंड नेशनल फेस्टिवल हॉलीडेज पे भी आप कोई बात नहीं कर सकते थे। इंसेंटिव स्कीम्स, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे भी आप कोई बात नहीं कर सकते थे। तो ये इसके आप ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं कि ये वर्क्स कमेटी के ड्रॉबैक्स थे। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए वर्क्स कमेटी को कैसे फॉर्म किया जाता है, एक्चुअली इसको थोड़ा सा कंप्रिहेंसिवली और डिटेल में मैं क्यों पढ़ा रहा हूं कि इस पर क्वेश्चंस आ सकता है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और जब हम आईडी एक्ट पढ़ेंगे, आईडी एक्ट 1947 पढ़ेंगे, तो वहां पर हम ये पार्ट स्किप कर देंगे, वहां हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में, वर्क्स कमेटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। मैक्सिमम 20, और दोनों तरफ के बराबर होने चाहिए, मैनेजमेंट और वर्कर्स के। डिवीजन ऑफ मेंबर्स कैसे होता है, देखिए जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जो नॉमिनेट करता है वो मेंबर एम्प्लॉयर की तरफ से होंगे, और जो वर्क्समैन की तरफ से आते हैं उसमें 2 मेंबर्स होते थे, एक नॉन ट्रेड यूनियन की तरफ से और एक ट्रेड यूनियन की तरफ से मेंबर सेलेक्ट होके आते थे। तो ये 2 मेंबर्स आपके वर्क्समैन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते थे। क्वालिफिकेशन थी आपका 19 साल का बंदा होना चाहिए और उसकी सर्विस कम से कम 1 साल की होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स 18 साल का होना चाहिए और 6 महीने की सर्विस उसकी कम से कम ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। इसके बाद ऑफिसर्स ऑफ द कमेटी, देखिए इसमें मेन क्या है, इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो आप इसको इस तरह से याद रखिए, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है तो चेयरमैन आपका होगा मैनेजमेंट की तरफ से, वाइस चेयरमैन होगा वर्कर्स की तरफ से, सेक्रेटरी होगा आपका मैनेजमेंट की तरफ से, ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा वर्कर्स की तरफ से। तो ये जो सिलेक्ट होते थे ये हर साल के लिए, 1 साल के लिए सिलेक्ट होते थे, तो अगले साल नया बंदा सिलेक्ट होगा इसमें। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं ऊपर वाले पॉइंट में। उनका टर्म जो होगा वो 2 साल का होगा। उसके बाद इनको वैसे तो चाहे कभी भी मिल सकते हैं इनकी मीटिंग में, बट इनको 3 महीने में एक बार मिलना इन लोगों ने कंपलसरी किया। अच्छा, डिसॉल्व करने का इसका क्या तरीका है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इस कमेटीज को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक, और इसका रीजन होना चाहिए कि अगर ये कमेटी अकॉर्डिंग टू द रूल फॉर्म नहीं हुई है, या फिर इसके 2/3 मेंबर ने जो कंजिक्यूटिव मीटिंग है वो अटेंड नहीं की है, यानी कि 2/3 मेंबर, मान लीजिए कि 100 मेंबर हैं और उसमें से 66 मेंबर ने कंजिक्यूटिव मीटिंग्स को अटेंड नहीं किया है, उस बेसिस पर भी वर्क्स कमेटी को डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ड्रॉबैक्स। व्हाट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ द वर्क्स कमेटी। फर्स्ट है आपका एम्प्लॉयर डिससेटिस्फैक्शन, वेगनेस इन लीगल डेफिनेशंस, इंटर राइवलरीज बिटवीन यूनियन एंड एम्प्लॉयर, raising extraneous issues of discussions and conflict between judicial and यूनियन कमेटी। अब इसको धीरे धीरे समझते हैं। देखिए एम्प्लॉयर सेटिस्फाई नहीं था, क्यों, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, वो नहीं चाहता भैया कि मैं मेडिकल बेनिफिट को लेके बात करूं, वो नहीं चाहता कि मैं वेलफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूं। दूसरा, इसकी डेफिनेशंस जो थी वो बहुत वेग थी, क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया आईडी एक्ट में, इसके लिए भी इस वर्क्स कमेटी को आगे चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इसके बाद इंटर राइवलरीज बिटवीन यूनियन एंड एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन अपना राग गाती है, वो कहती है नहीं भाई मैं बड़ा हूं, और एम्प्लॉयर कहता है कि नहीं यार आई हैव मोर पावर देन यू। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का विषय था उनके बीच में। रेजिंग एक्सट्रानियस इशू, आपको इश्यूज दिए हैं मेडिकल, हेल्थ, सेफ्टी, लेकिन आप बात कर रहे हो वेजेस की, आप बात कर रहे हो आवर्स की, वर्किंग आवर्स की। तो ये भी एक इश्यूज थे इसके अंदर कि इस तरह के डिस्कशन आपको नहीं करने हैं। नाउ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुरिस्डिक्शन एंड यूनियन एंड कमेटी, यूनियन बोलती है कि मैं बड़ी हूं, कमेटी बोलती है कि मैं बड़ी हूं। अब यूनियन कहती है कि मेरे पास जो अधिकार है वो ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के हिसाब से है। कमेटी कहती है नहीं यार मुझे भी आईडी एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दी है तो मेरे पास ज्यादा पावर है। तो ये भी आपके डिफरेंसेस पैदा हुए इसमें। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स थे। इस ड्रॉबैक्स को
खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नए प्लान इंट्रोड्यूस किए, जिनको हम अपनी अगली स्लाइड्स में देखेंगे। देखिए, जब वर्क्स कमेटी ने अपना रिलेवेंस खो दिया, अपना सिग्निफिकेंस खो दिया, तो गवर्नमेंट ने जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स को इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली क्या हुआ था, इन 1947 के बाद वर्क्स कमेटी ने अपना रिलेवेंस खोना धीरे 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 खत्म कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन पास किया 1956 में। तो इसमें इन्होंने कुछ इंडिया से कुछ लोगों को चूज किया, एक कमेटी को चूज किया, कुछ लोगों को चूज किया, उनको बोला कि आप फॉरेन जाइए, यूरोपियन कंट्रीज जाइए और वहां पर चेक कीजिए कि वहां पर वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का मॉडल क्या है। तो ये टीम बाहर गई। उसके बाहर जाने के बाद जब ये लोग वापस आए, तब इन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी, जो टीम यूरोप को विजिट करके आई। उसके बाद इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 15वीं जो आईएलसी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने जो टीम यूरोप गई थी, उसने जो रिकमेंडेशंस दी, उसको उन्होंने उसमें कंसीडर कर लिया। तो जैसे ही आईएलसी ने जो 50th लेबर कॉन्फ्रेंस थी, 15वीं जो थी, उसने जो यूरोपियन कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशंस को मान लिया। उसके बाद क्या हुआ, पहले देखते हैं कि जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो थी वो 1958 में इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, उसका क्या सबसे पहला पर्पस क्या था, नाइदर द वर्कर्स नॉर द एम्प्लॉय टेकन देम सीरियसली। रीजन, इसके अंदर जो फंक्शंस थे वो आपके कंसल्टेटिव और एडवाइजरी टाइप के थे, जिसकी वजह से वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स ने इसको सीरियसली नहीं लिया। Now, the responsibility of the JMC is relating to the matter of such as the working condition, indiscipline, absenteeism, training, safety and accidental preparation of holidays. बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस को जो वर्क्स कमेटी में इन्वॉल्व नहीं थे, उन्होंने 1958 में जो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल इंट्रोड्यूस की थी, उसमें इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे ऐड कर देता हूं। देखिए, सेकंड लेबर कमीशन और एक इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पास किया था गवर्नमेंट ने, उसके बाद जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल को फॉर्म किया गया था। और जो यूरोप से लोग घूम के आए थे, उन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी कि यूरोप में जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का मॉडल है वो क्या है। ऑब्जेक्टिव से जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल के वो थे, टू इंक्रीज द एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई, to improve the operational efficiency, to provide the welfare facilities and to educate workers so that they are well prepared to participate in the schemes, and lastly to satisfy the psychological needs of the worker. अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल में हुआ क्या था। जब आईएलसी आपकी फॉर्म हुई, आईएलसी फॉर्म होने के बाद उन्होंने एक ट्राई पार्टाइट सब कमेटी को फॉर्म किया, और आईएलसी जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस थी 15वीं जो हुई थी, उसने कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई किया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एंटरप्राइजेस, फॉर जिसमें जेएमसीज को इंट्रोड्यूस किया जा सके। अब देखिए, जो ट्राइपार्टाइट सब कमेटी थी, उसका नाम इन्होंने बाद में कमेटी ऑन लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन रख दिया। उसका फंक्शन क्या था, जितने भी मैटर आपके जेएमसी से रिलेटेड थे, उस पर ये एडवाइस करती थी। स्कीम से रिलेटेड जितने भी मैटर थे, उस पर ये कमेटी एडवाइस करती थी। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया जो आईएलसी ने फॉर्म किया, वो एक बार देख लेते हैं। 500 से ज्यादा एम्प्लॉय आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, उसका फेयर रिकॉर्ड होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन होनी चाहिए इंडस्ट्रीज में, और सबसे बड़ी बात कि वर्कर्स और मैनेजर्स का या एम्प्लॉयर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई, इस तरह की एजेंसीज को फॉर्म किया जाएगा। प्राइवेट अगर सेक्टर में फॉर्म हो रहा है, तो जो एम्प्लॉयर है वो किसी भी लीडिंग एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, देखिए एम्प्लॉयर्स
ऑर्गेनाइजेशन जो है ईओ, मैं अपने वीडियो कुछ अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इनको कवर करूंगा, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। उसके बाद ट्रेड यूनियन शुड बी एफिलेटेड टू वन ऑफ द सेंट्रल फेडरेशन, ये कंडीशन और रखी। अब ये जो सब कमेटी इस इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसने फॉर्म की थी, उसका काम था रिकमेंडेशन देना फॉर देयर कंपोजिशन, प्रोसीजर फॉर नॉमिनेटिंग वर्कर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एंड द मेंबरशिप ऑफ द जेएमसी। ये भी एडिशनल काम था इस ट्राइपार्टाइट सब कमेटी का। अब आगे देखते हैं। देखिए, ये जब जेएमसी फॉर्म हुई 1958 में, तो ये फॉर्म हुई थी वर्कर्स वर्क्स कमेटी को के फेल्योर के बाद, उसके कुछ ड्रॉबैक्स को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन जेएमसी इटसेल्फ था, उसके अंदर भी कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे जो सेकंड लेबर कमीशन, उसके बाद के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उन सब ने आइडेंटिफाई किए। अब 1975 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले देखते हैं 1975 में एग्जैक्टली हुआ क्या। 1975 वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री वाज वन ऑफ द आइटम लिस्टेड इन द 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ द नेशनल रिकंस्ट्रक्शन अनाउंस्ड बाय द श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम रखा, और सबसे बड़ा काम इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने आर्टिकल 43A को इंसर्ट किया बीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी में इसको इंट्रोड्यूस किया। उसका फंक्शन क्या था, देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे विद रेस्पेक्ट टू लेबर लॉज, तो आपको ये जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 43 होता क्या है। एक्चुअली आर्टिकल 43 होता है, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय suitable legislation in any other way to secure the participation of the worker in the management of undertaking, establishment or other organization engaged in the industry। तो जैसे ही जब ये आर्टिकल 43A डाला गया, उसके बाद तो स्कीम्स की बाहर आ गई। इतनी स्कीम इंट्रोड्यूस की गवर्नमेंट ने वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के लिए, वो स्कीम्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्टिकल 43A के बाद सबसे पहली जो स्कीम आई गवर्नमेंट ने दी, वो थी आपकी शॉप काउंसिल। शॉप काउंसिल आपके शॉप लेवल पे होती है, इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है वर्कर्स और एम्प्लॉय का, 12 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, चेयरमैन होगा एम्प्लॉयर साइड से, वाइस चेयरमैन होगा वर्कर साइड से, और इसकी टर्म जो होती थी वो 2 साल के लिए होती थी। मेन पर्पस क्या था इसका, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी ऑफ द शॉप डिपार्टमेंट। अब मैं आपको इस एग्जांपल से एक चीज से समझाता हूं। अगर आपने कभी लाइन स्टाफ देखा हो किसी प्रोडक्शन का, मान लीजिए मारुति है, मारुति में कुछ ऑपरेशन होंगे, मारुति कार बनाने के लिए पहले मान लीजिए सीएनसी पर कोई पार्ट कटा, उसके बाद कहीं प्रेस मशीन पर आया, प्रेस मशीन पर उसने उस पार्ट को फर्दर ऑपरेट किया, उसके बाद वो आया असेंबली सेक्शन में, फिर उसके बाद फाइनल आपकी मारुति कार बन गई। मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, बहुत बड़ी शॉप है वो। तो इस लाइन स्टाफ के जो मेंबर थे वो शॉप काउंसिल्स में इन्वॉल्व होते थे। अब इसके इन्वॉल्वमेंट का फायदा क्या है कि जो इंसान डायरेक्टली प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, तो वो प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और एफिशिएंसी के लिए कितने अच्छे सजेशंस और कितने अच्छे आउटपुट दे सकता है इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यही पर्पस था शॉप काउंसिल का, कि आप शॉप काउंसिल को बनाए ताकि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट किया जा सके। तो ये आपके शॉप काउंसिल के फंक्शंस थे। अब देखते हैं अगली। देखिए, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द शॉप काउंसिल, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, सेम चीज है वो और ये। इसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जो सारी कंडीशंस आपको मैंने पहले बताई वही कंडीशंस यहाँ फुलफिल कर रहे हैं, बट इसमें एक चीज इन्होंने ऐड कर दी कि इनकी जो मीटिंग है, इनको 3 महीने में, 3 मंथ्स में एक बार, 1 in 3 months इनको मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज आप और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल थी 1958 वाली, और एक जॉइंट काउंसिल जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, उसके बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बीच में डिफरेंस ये है कि जब जॉइंट काउंसिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वाज चेंज टू वर्कर्स पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री। इससे फायदा क्या हुआ, जो एप्रीहेंशन था मैनेजमेंट का कि आपने मैनेजमेंट वर्ड यूज किया हुआ है, आप उसको हटा दो। द फ्रेमवर्क सजेस्टेड वाज सिमिलर कंसिस्टिंग ऑफ जॉइंट कमेटी। जो फ्रेमवर्क उन्होंने जॉइंट कमेटी के लिए लिया था, फ्रेमवर्क वही रखा है उन्होंने। उसके बाद ये
जो स्कीम उन्होंने जॉइंट काउंसिल्स इंट्रोड्यूस की वो काफी हद तक फ्लेक्सिबल थी और अलाउ करती थी वेरिएशन टू द सूट लोकल कंडीशन। मान लीजिए एक इंडस्ट्री है तमिलनाडु में और एक इंडस्ट्री है यूपी में, तो तमिलनाडु की लोकल कंडीशंस अलग होंगी और यूपी की लोकल कंडीशंस अलग होंगी। तो उन्होंने इस काउंसिल्स में लोकल कंडीशंस को ध्यान रखते हुए कमेटी को फॉर्म किया। Instead of participation at the plant level, the scheme will provide the participation at the shop level। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है। अगर लाइन स्टाफ को आप इन्वॉल्व करते हैं इस चीज में, तो वो कैसे इसको फर्दर उसमें हेल्प करेगी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के अंदर। नाउ द स्कीम हैज सोट टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्चुअल वर्कर एंड द लाइन मैनेजर स्टाफ, जो मैं आपको बता चुका हूँ। द मेन फोकस ऑफ द पार्टिसिपेशन वॉज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ऑलरेडी बता चुका हूं। वाइल जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल स्कीम प्रोवाइडेड, अब देखो यहां पर ध्यान रखना है चीज का कि जो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल थी वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंसल्टेशन शेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ द वर्कर्स पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करती थी केवल। बट जॉइंट काउंसिल्स में इन्होंने शेयरिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग को भी रखा बाय कंसेंसस। तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसको इन्वॉल्व किया गया जॉइंट काउंसिल्स में। ये आपका जेसीएम यानी कि जॉइंट जेएमसी जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी जो थी उससे थोड़ा डिफरेंस था इसमें। तो फर्दर 1958 में क्या था और 1975 के बाद उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, आप यहां से थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया जॉइंट काउंसिल्स में। तो ये आपकी जॉइंट काउंसिल्स होगी। अब आगे देखते हैं, अब आती है यूनिट काउंसिल। देखिए यूनिट काउंसिल्स को इंट्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट का एक रीजन था केवल, वो रीजन ये था कि इन्होंने कमर्शियल और सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन थी पब्लिक सेक्टर वाली उनको इन्वॉल्व नहीं किया था, जो आपने इससे पहले जॉइंट काउंसिल और शॉप काउंसिल्स को देखा। तो जनवरी 1977 को उनको लगा कि जो कमर्शियल एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक सेक्टर की है उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स, एयर, सी, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको इन्होंने इन्वॉल्व किया। तो यूनिट काउंसिल्स का जो इंट्रोडक्शन का जो रीजन था वो था कमर्शियल एंड सर्विस सेक्टर को इन्वॉल्व करना फॉर जो पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व थे। अब इसमें भी वही कहानी है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, 12 मेंबर, चेयरमैन भी सेम पहले की तरह थे और ये 3 साल के लिए होती थी। लेकिन इसमें उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि आपको 1 महीने में एक बार मिलना है, वंस इन अ मंथ। ये था आपका यूनिट काउंसिल्स का। ठीक, अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला यूनिट काउंसिल्स के फंक्शन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फंक्शंस में क्या है कि इसका पहला जो फंक्शन था वो ऑप्टिमम एफिशिएंसी को अचीव करना था, बेटर कस्टमर सर्विसेज, हायर प्रोडक्टिविटी, आउटपुट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर बाय जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इन इंप्रूविंग द वर्क सिस्टम। उसके बाद इन्होंने बोला कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में अगर कुछ भी गलत हो रहा है या ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उस प्रोसेस को भी इंप्रूव करने के लिए कुछ करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि एब्सेंटीज्म, और अगर एब्सेंटीज्म ज्यादा है वर्कर की तो उसके लिए भी स्टेप्स को रिकमेंड करेंगे ताकि एब्सेंटीज्म को इंप्रूव किया जा सके, एब्सेंटीज्म को कम किया जा सके और एब्सेंटीज्म किस वजह से हो रही है उस चीज को इंप्रूव किया जा सके। उसके बाद टू एलिमिनेट पिलफरेजेस यानी चोरी को कम करने के लिए भी ये रिकमेंडेड स्टेप्स को रिकमेंड कर सकती थी। नाउ टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन फिजिकल कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, लाइटिंग, वेंटिलेशन, डस्ट, नॉइज, क्लीनिनेस, इंटरनल आउट, सेटिंग अप ऑफ द कस्टमर सर्विस पॉइंट, ये भी फंक्शन था यूनिट काउंसिल्स का। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई थी, तो कस्टमर सर्विस पॉइंट तो वहां बनता है ना सर्विस वाले सेक्टर में, तो ये इसका एक पॉइंट था यहाँ पर। नाउ टू इंश्योर अ प्रॉपर फ्लो ऑफ एडिक्वेट टू वे कम्युनिकेशन, डेफिनेटली एक वर्कर है, एक मैनेजर है, आपका टू वे कम्युनिकेशन है, वर्कर कुछ बोल रहा है, मैनेजर कुछ बोल रहा है, उस पर कोई कंक्लूजन हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन है, एक तरफ से बात नहीं हो रही, हायरार्की मेंटेन नहीं हो रही कि मैनेजर ने बोल दिया करना ही करना है। टू वे कम्युनिकेशन के द्वार, टू वे कम्युनिकेशन के डोर इसने खोल दिए। तो ये हो गया आपकी यूनिट काउंसिल। अब आती है प्लांट काउंसिल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट काउंसिल्स को गवर्नमेंट ने 1985 में इंट्रोड्यूस किया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकंड मीटिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ लीवर जो न्यू दिल्ली में फॉर्म हुई थी। स्कीम्स जो थी वो एप्लीकेबल थी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए, इन्होंने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। और गवर्नमेंट को लगता है कि किसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को इससे एग्जेम्प्ट करना है तो वो कर सकती थी
क्योंकि मान लीजिए एटॉमिक सेक्टर है, डिफेंस है, तो ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है और इसमें कुछ सीक्रेसी भी रखनी होती है, तो उनको लगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट काउंसिल्स की या प्लांट काउंसिल्स की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने यहाँ से इस सेक्टर से इसको अलग रखा। अब कहानी इसकी भी वही है पुरानी वाली, वर्कर्स, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, 12 मेंबर्स, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वर्कर्स रेस्पेक्टिवली, एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स रेस्पेक्टिवली, और 3 साल के लिए रहती थी, और इनको 3 महीने में एक बार मिलने के लिए उन्होंने बोला प्लांट काउंसिल्स को। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऑपरेशनल एरिया। देखिए हर जगह केवल ऑपरेशनल एरिया में आपको केवल प्रोडक्टिविटी की बात करेगा, प्लानिंग की बात करेगा, इंप्लीमेंटेशन की बात करेगा। तो इसका भी पर्पस यही था कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, प्लानिंग बेटर रखनी है और मटेरियल सप्लाई देनी है ताकि आपका प्रोडक्शन ना रुके, हाउसकीपिंग एक्टिविटीज को देखना है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, और जहां लगता है कि नई टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है वहां पर भी अपना सेशन दे सकते थे। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एरिया में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में भी अपने सजेशन ये लोग दे सकते थे। रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल रिजल्ट, कॉस्ट, सेल्स, इस पर भी ये चर्चा कर सकते थे। और फाइनेंशियल टर्म्स में लेबर एंड मैरिजल कॉस्ट एंड मार्केट कंडीशंस के बारे में भी ये बात कर सकते थे। पर्सनल मैटर में देखो एब्सेंटीज्म तो बहुत पुराना मैटर है, यहाँ पर ये डिस्कस कर सकते थे। उसके बाद वर्कर्स प्रोग्राम, ट्रेनिंग के कोई प्रोग्राम्स हो उस पर भी ये बात कर सकते थे। इसके बाद वेलफेयर स्कीम में, वेलफेयर एरिया में इन्होंने मेडिकल बेनिफिट्स, हाउस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के बारे में बात की। और सेफ्टी मेजर्स में टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल ऑफ हैबिट ऑफ गैम्बलिंग। उस टाइम क्या होता था, वर्कर्स को जुए की आदत लग गई, पीने की आदत लग गई और उधारी उधारी ज्यादा हो गई उसके ऊपर, तो उस केस में भी एक प्लांट काउंसिल उसको उस चीज से निकलने के लिए हेल्प करती थी। तो ये इनके फंक्शनल एरियाज थे प्लांट काउंसिल्स के, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन, इकोनॉमिक, पर्सनल और वेलफेयर एरियाज। नाउ देखिए ये भी मैंने आपको जब फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी तो बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन के बारे में मैंने आपसे बात की थी। एक्चुअली इसको मैं समझा देता हूँ होता क्या है ये। देखिए बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन में अगर आपको पता हो कि बोर्ड लेवल में कौन कौन बैठता है, देखिए ये होता है बोर्ड लेवल, यहाँ पर होता है आपका चेयरमैन टॉप में, ठीक है। उसके बाद कई सारे डायरेक्टर्स के अंडर में होते हैं। मान लिया मैं एक डायरेक्टर को बोल रहा हूँ D1, दूसरे को बोल रहा हूँ D2, दूसरे को बोल रहा हूँ D3 और D4, ऐसे करके कई सारे डायरेक्टर्स होते थे। एक डायरेक्टर हो गया आपका D1, वो कौन है, मान लिया हमने HR का ले लिया, ये मैंने लिया ऑपरेशन का अगर इंडस्ट्रीज में है, ये आ गया आपका पावर, ये आ गया क्वालिटी का डायरेक्टर। तो एक डायरेक्टर्स और चेयरमैन जो बोर्ड लेवल को फॉर्म करता है, उसमें एक डायरेक्टर, एक वर्कर्स डायरेक्टर को भी बिठाया जाता है। और वो कैसे आता है, देखिए उसको सीक्रेट बैलेट, यानी कि वर्कर जो है उसको इलेक्ट करते हैं बाय, इट वाज इलेक्टेड बाय ऑल द वर्कर्स ऑफ द कंपनी थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। और सबसे पहले ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड में हुआ था। उसके बाद फिर कई सारी फर्म्स हैं, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स, नेशनल कोल्स माइंस, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, BHEL, इन सब में भी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया। अब ये देखते हुए जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ तो गवर्नमेंट ने एडवाइस किया कि आप एम्प्लॉय डायरेक्टर को बोर्ड में बिठाइए, वन रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर्स एंड अदर रिप्रेजेंटिंग द ऑफिसर्स हैविंग टेन्योर ऑफ 3 years। बैंकिंग सेक्टर में अगर बोर्ड लेवल होगा तो उसमें डायरेक्टर एम्प्लॉयज का भी होगा और वो उसका जो टेन्योर होगा वो 3 साल होगा, ठीक। अच्छा, इसमें एक इन्होंने कंडीशंस और डाल दी, द स्कीम्स रिक्वायर्ड अ वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन मेंबरशिप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव यूनियन and the selection of the worker director who is chosen out of the panel of 3 names furnished to the government by the representative union within a prescribed period। अभी देखिए इसमें उन्होंने क्या कंडीशन डाल दी कि जो वर्कर्स डायरेक्टर होगा वो ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप होगी और ट्रेड यूनियन उसको आइडेंटिफाई करेगी और गवर्नमेंट को वो 3 नाम देगी जिसमें से गवर्नमेंट एक नाम को चूज करके वर्कर्स डायरेक्टर फ्रॉम द यूनियन साइड से रिप्रेजेंट करेगा बोर्ड लेवल में। तो ये भी आपका एक WPM वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का एक तरीका है जो इंडिया में फॉर्म हुआ है और इंडिया के कई सारी इंडस्ट्रीज में आज भी चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ये सारी इंडस्ट्रीज में आज भी वर्कर्स लेबर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट थ्रू वर्कर्स डायरेक्टर अभी भी चल रहा है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे लास्ट अपना को पार्टनरशिप। देखिए को पार्टनरशिप में मैं आपको पहले बता देता हूं क्या होता है को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप में देखिए अगर आपने कोई कंपनी है उस कंपनी के शेयर्स ले लिए,
बैंकिंग सेक्टर वाले इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इक्विटी ले ली, तो उसमें आपको रिप्रेजेंट, मान लीजिए आपने शेयर ले लिए 51%, तो आप तो उसके मालिक हो गए। और मान लीजिए आपको 40% दिया है, 30% दिया है, तब भी आप उसके बोर्ड लेवल में या फिर उस कंपनी में आपको कई सारे राइट्स होंगे। और वो राइट्स हो सकते हैं दो तरह के, एक होता है नॉन वोटिंग राइट्स और एक होता है वोटिंग राइट्स। तो आप इस तरह से वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, किसमें? इंडस्ट्रीज में। नॉन वोटिंग राइट्स में कम पावर्स होती है, वोटिंग राइट्स में ज्यादा पावर होती है वर्कर्स के पास, ताकि वो मैनेजमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हुआ, ये वर्क इसमें अगर आपने शेयर होल्डिंग ले ली, को पार्टनरशिप मॉडल, जनरली क्या होता था कि सिक यूनिट्स जो होती थी, मतलब जो यूनिट्स बंद होने वाली हैं, जिनका कोई प्रोडक्शन नहीं है, उस केस में वर्कर्स उस यूनिट्स को बचाने के लिए उसके शेयर खरीद लेते थे और उस यूनिट को बचाते थे, और उसमें उनको डिसीजन मेकिंग पावर्स आ जाती थी और मैनेजमेंट में उनको पावर मिल जाती थी कि वो अपनी बात को वहां रख सके। इसके पीछे कहानी है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट थ्रू अ को पार्टनरशिप स्कीम वाज अप्रूव्ड लॉजिकली इन इंडिया बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, और वो केस था नवनीत आर कमानी वर्सेस आर के कमानी 1984 में। इसने क्या किया, इसने वर्कर्स को अलाउ किया, allowing workers to take over a sick unit, जिसकी मैं बात अभी कर रहा था। कमानी ट्यूब्स, न्यू सेंट्रल जूट मिल्स, कमानी मेटल्स, एलॉय, पाउडर मेटल्स एंड एलॉय and HCL Limited are the examples of enterprises in which workers through shareholding participate in management by their respective workers cooperatives। तो ये भी आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का एक तरीका है इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने मॉडल थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद में मैं कुछ एमसीक्यूज दूंगा, उनको आप सॉल्व करना, इससे आपका ये जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन आया था दोस्तों पिछली बार, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, आपने पढ़ लिया होगा, तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को लगा ले जाएंगे। माय मेन मोटिव इज कि आप इसमें से कुछ आइडिया लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करें। तो ये था मेरी तरफ से वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, और ये आपका WPM आज के बाद खत्म हो गया है। इस पर हम केवल MCQs के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो जो मिलेंगे आपको वो मिलेंगे ट्रेड यूनियन पर। ट्रेड यूनियंस कैसे आई इंडिया में, क्या थ्योरीज हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, और फिर हम लास्ट में बात करेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में। तो टिल देन आप इसको पढ़िए, सुनिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।